फिर नया चैप्टर स्टार्ट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबको स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? एक बार यस लिखो चैट बॉक्स में। जो जो ज्वाइन करते जा रहा है, जय हनुमान जी कर दो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मुश्किल टॉपिक है ये, तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा पढ़ते हुए चलोगे ना तो जल्दी जल्दी समझ भी आएगा और दिक्कत नहीं आएगी। बस स्किप नहीं करना है, पढ़ते रहना है इसको। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो z इज इक्वल टू a प्लस एओटा b, वेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एंड आयोटा इज अंडर रूट -1। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है। z इज इक्वल टू a प्लस एओटा b में a रियल नंबर होना चाहिए, b भी रियल नंबर होना चाहिए, और आयोटा जो है वो अंडर रूट -1 होना चाहिए। तो अगर ये होल्ड करता है तो हम क्या बोलेंगे, z को क्या बोलेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इस डेफिनेशन से हमें ये पता चल जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर का भी सुपर सेट है, मतलब रियल नंबर से ऊपर आएगा। कैसे? जैसे अगर आपका b 0 होगा तो z आपका रियल नंबर बन जा रहा है। तो रियल नंबर आर पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो अब इसी के ऊपर हम इसको फर्दर डिफाइन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। रियल ऑफ जेड बोलते हैं इसको ना, आर ई ऑफ जेड, इसका मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ जेड। तो जो रियल पार्ट ऑफ जेड है वो हमारा किसके बराबर होता है, वो ए के बराबर होता है। आई एम ऑफ जेड लिखने का मतलब हो जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वो किसके बराबर हो जाता है, बी हो जाता है। देखो, रियल पार्ट ऑफ जेड इज ऑल्सो रियल, ए भी रियल नंबर है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ऑल्सो रियल। तो ए और बी दोनों रियल हैं, तो रियल पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो भी रियल होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो होगा वो भी रियल होगा। उसके साथ आयोटा नहीं लगाना है, ठीक है। इसके बाद हम बोलते हैं प्योरली रियल नंबर। नाम से पता चल रहा है प्योरली रियल नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब बनेगा, इफ एंड ओनली इफ अगर बी उसका जीरो हो जाए। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपने कैसे डिफाइन कर रखा है, ए प्लस एओटा बी से डिफाइन कर रखा है। अगर इसका बी जीरो हो जाएगा तो जेड आपका क्या हो जाएगा, प्योरली रियल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं बोलता हूँ प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होगा, जब ए जीरो हो जाएगा। अब ए जीरो हो जाएगा तो जेड आपका किसके बराबर हो जाएगा, आयोटा बी। तो उसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, एक वर्ड यूज करते हैं इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी का वही मतलब है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर इफ एंड ओनली इफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मैं कभी भी इमेजिनरी वर्ड की बात कर रहा हूँ कि भाई मेरा जो नंबर है वो इमेजिनरी है, तो वो कॉम्प्लेक्स के लिए डिफाइन किया जाता है। उसमें मतलब बी जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो हो सकता है बट बी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये हमने उसकी नोटेशन दे दी कि भाई रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, ए के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बी के बराबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल तभी बोलेंगे जब उसका बी जीरो होगा, प्योरली इमेजिनरी कब बोलेंगे जब ए जीरो होगा, और इमेजिनरी कब बोलेंगे जब बी जीरो नहीं होगा, मतलब आयोटा वाला पार्ट आना चाहिए तब उसको इमेजिनरी बोल देते हैं। ठीक है, इसके साथ अब आपको क्या ध्यान में रखना है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है इसमें, जीरो इज बोथ प्योरली रियल as well as purely imaginary. But not imaginary. समझ गए ना? देखो, क्योंकि जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस एओटा जीरो। तो जीरो कैसे लिखा जा सकता है, जीरो प्लस एओटा जीरो। तो ए जीरो है इसीलिए प्योरली रियल हो गया, बी जीरो है इसीलिए सॉरी बी जीरो है इसीलिए प्योरली, ये वाला पार्ट जीरो है इसीलिए प्योरली रियल हो गया, ये जीरो है इसीलिए प्योरली इमेजिनरी हो गया,
बट इमेजिनरी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इमेजिनरी के हमने इमेजिनरी बोलने के लिए क्या कंडीशन लगाई हुई है, बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स नंबर आर सुपरसेट ऑफ, कॉम्प्लेक्स नंबर आर सुपरसेट ऑफ रियल नंबर्स। जैसे अगर मैं बोलता हूँ z इज इक्वल टू ए प्लस एटा बी है, इसमें अगर मैं b को 0 कर दूंगा तो मेरे पास इफ b इज 0 देन z इज इक्वल टू a विच इज अ रियल नंबर। समझिए ना। तो अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर्स का सेट पॉसिबल है। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। अब अयोटा को हमने डिफाइन कर रखा है कि भाई अयोटा इज अंडर रूट ऑफ -1, तो हम डिफाइन करते हैं अयोटा स्केयर इज -1, क्योंकि अयोटा अंडर रूट -1 है तो अयोटा स्केयर किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। ठीक है, अयोटा क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अयोटा स्केयर इंटू अयोटा तो माइनस अयोटा के बराबर आ जाएगा। अयोटा 4 अयोटा स्केयर का स्केयर हो जाएगा तो -1 का होल स्केयर, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल जाता है कि अयोटा की पावर 4n जो है वो तो समझिए ना, अयोटा 4 1 होता है तो 1 की पावर n 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अयोटा की पावर 4n प्लस 1, अब 4 के मल्टीपल में आपको देखना है, क्योंकि अयोटा की पावर 4 जो होता है वो 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं अयोटा की पावर 4n इंटू अयोटा, अयोटा 4n इज 1 तो ये अयोटा के बराबर हो जाएगा। ऐसे अयोटा 4n प्लस 2 अयोटा स्केयर के बराबर हो जाएगा विच इज -1। ठीक है, एक और स्टेटमेंट रहती है कि 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ अयोटा का जो सम होता है वो 0 होता है, तो अयोटा के प्लस अयोटा के प्लस 1 प्लस अयोटा के प्लस 2 प्लस अयोटा के प्लस 3, ये 4 कंसेक्यूटिव पावर्स हो गई। अगर के कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, तो आप इसकी अगर वैल्यू निकालोगे तो किसके बराबर आएगी, अयोटा के कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस अयोटा स्केयर प्लस अयोटा क्यूब। अब अयोटा स्केयर -1 होता है तो ये और आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अयोटा और अयोटा क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ अयोटा का सम कितना होता है, 0 होता है। ये बात समझ आ गई सबको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अगर कभी भी हम लिख रहे हैं अंडर रूट ऑफ -3 जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ -3 जो होगा उसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, तो ये अयोटा रूट 3 बन जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ऐसे लिखता हूँ मैं, अंडर रूट ए बी को मैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी में तभी स्प्लिट कर सकता हूँ इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी इज पॉजिटिव। अगर ए और बी में से कोई एक पॉजिटिव होगा या 0 होगा तभी आप स्प्लिट कर सकते हो। 0 की बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अंडर रूट में कोई भी एक 0 है तो 0 ही बना देगा उसको। तो इन दोनों में से क्या होगा, कम से कम एक को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर दोनों ही नेगेटिव है ना तो ये गड़बड़ कर देता है। कैसे, अभी देखना आप, जैसे मान लो आपने अंडर रूट 16 लिखा, तो आपको ये पहले से पता है कि अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 आती है, द अंडर रूट ऑलवेज रिजल्ट इन अ पॉजिटिव आउटपुट। ठीक है, बट कोई बच्चा हो सकता है वो उसको ऐसे लिख दे, अंडर रूट ऑफ 16 को लिख दिया -4 इंटू -4। ठीक है, फिर क्या किया उसने, लिख दिया अंडर रूट ऑफ -4 इंटू अंडर रूट ऑफ -4। अब यहाँ पे ये जो स्प्लिटिंग है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला हुआ है, अंडर रूट ए बी जो है वो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी में तभी स्प्लिट होगा जब दोनों में से कम एक पॉजिटिव हो। ठीक है, ये तो दोनों नेगेटिव हो गए, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 अयोटा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4, ये भी आ जाएगी 2 अयोटा, तो ये वाली वैल्यू जो आएगी हमारे पास -4 आ जाएगी। तो रूट 16 इज नॉट इक्वल टू -4। अगर आप ये गलती कर देते हो तो आपका रूट 16 -4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब जैसे मान लो अंडर रूट ऑफ -16 होता है, तो अब तो ये बहुत इजी हो जाता है, अंडर रूट -1 अंडर रूट 16 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये बन जाता 4 अयोटा के बराबर। ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी कभी भी नहीं होती है। इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटीज आर नॉट एप्लीकेबल, इनइक्वालिटीज आर नॉट एप्लीकेबल ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उनके मैग्नीट्यूड के ऊपर होती है, बट कैन बी अप्लाइड ऑन देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, जैसे मैं लिखता हूँ ना 2 प्लस एओटा 3 इज ग्रेटर देन 1 प्लस एओटा 2, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये लिखना गलत है। कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेयर नहीं होते हैं, क्यों कंपेयर नहीं होते हैं, आगे मैं अभी बताने वाला हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ना
हम एक वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ तक जो मैंने बताया सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो बताओ मुझे, मैं रिपीट कर दूंगा। जो भी पॉइंट्स मैंने अभी यहाँ तक बताए हैं सबको क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 1, ध्यान दो सब लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ R0 to 200 आयोटा R प्लस आयोटा P। चलो भाई ट्राई करो जल्दी से सब लोग, अपने यहाँ रफ कॉपी लें और ट्राई करें। ट्राई करना जरूरी है बेटा, तभी आप सीखोगे। आंसर बताओ जल्दी से इसका। समेशन का मतलब होता है ऐड करना, और ये जो कैपिटल पाई है इसका मतलब होता है प्रोडक्ट करना। देखो अब करते हैं। तो समेशन में जैसे पहले समेशन वाली टर्म को अगर मैं सॉल्व करूं, R0 to 200, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखनी है, a प्लस एओटा बी में a, और जैसे 1 + √3 लिखा हुआ है, जैसे मान लो हम √3 + 1 लिख रहे हैं, ठीक है। तो √3 वन में ऐड नहीं हो सकता। वैसे तो ऐड कर सकते हो आप 2.732 और जो भी वैल्यू ऐसे लिख सकते हो, बट जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो यही तो है ना, √3 + 1। इसके आगे फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। ऐसे ही a प्लस एओटा बी में अगर ए और बी रियल नंबर है तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता है, इसलिए उसी फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है। वो उसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो वहां तक ही आपको पहुंचना है। a प्लस एओटा बी वाली फॉर्म में इसको ले आना है। तो ये टर्म बन जाएगी आयोटा 0, आयोटा 1, आयोटा 2, आयोटा 3, आयोटा 4, ठीक है, प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा 6, ऐसे करते करते आयोटा 198, आयोटा 199, आयोटा 200, ठीक है। अब हमें पता है कि जो चार चार का ग्रुप होता है, जो हमारा चार चार का ग्रुप है आयोटा का, उसका सम कितना होगा? 0 होता है। तो आयोटा 1, आयोटा 2, आयोटा 3, आयोटा 4, इसका सम 0 आएगा। कैसे? देखो, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा 4 इज 1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट चार भी क्या बनेंगे? 0 बनेंगे। तो ऐसे 200 तक कितने ग्रुप बन जाएंगे? ऐसे हमारे पास 50 ग्रुप्स आ जाएंगे। अगर हम अयोटा की पावर 1 से लेके अयोटा की पावर 200 तक जाते हैं, तो चार कंसेक्यूटिव पावर के सम वाले हमारे पास 50 ग्रुप्स आ जाएंगे। तो उनका सम कितना हो जाएगा? 0। आयोटा 0 इज 1 प्लस 0। तो ये वाली वैल्यू जो है ये 1 के बराबर है। अब इस पे आते हैं कैपिटल पाई, p इज इक्वल टू 1 to 50 और अयोटा की पावर p। अब ये किसके बराबर होता है? अयोटा की पावर 1, अयोटा की पावर 2, अयोटा की पावर 3, ऐसे करते करते अयोटा की पावर 50, ये इसके बराबर है, ठीक है। अब इसमें क्या होंगी? पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो अयोटा की पावर में क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 सो ऑन टू 50, ये ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अयोटा की पावर 50 × 51/2, ठीक है। तो ये बन जाएगा अयोटा की पावर में 25 × 51, ठीक है। अब हमें अयोटा की पावर 4 बना लेना चाहिए, क्योंकि अयोटा की पावर 4 बना लूंगा तो 1 होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा की पावर 24 × 51 + 51, ठीक है। 25 को लिख दिया, 24 + 1, तो ये टर्म बन जाएगी अयोटा की पावर 24 × 51 इंटू अयोटा की पावर 51।
ये टर्म मेरी 1 के बराबर होगी बिकॉज आयोटा 4 इज 1, ठीक है। आयोटा 51 को लिख सकते हैं आयोटा 48 इंटू आयोटा क्यूब, ये वाली टर्म भी फिर 1 हो जाएगी, तो आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो हमारे पास अब इन दोनों का सम चाहिए, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, सो 1 माइनस आयोटा इज द आंसर। आगे होगा सबको समझ, देखो ऑल क्लियर करते रहो, अगर कुछ डाउट है तो बताओ मुझे। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम 1। प्रॉब्लम 2 पे आते हैं हम। प्रॉब्लम 2 है सम इज इक्वल टू आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा क्यूब प्लस 4 आयोटा 4 प्लस 1 टू 99 आयोटा की पावर 99 प्लस 100 आयोटा की पावर 100। चलो भाई सम निकालो जल्दी से इसका। देखो ये जो सम है ना, ये एजीपी जैसा बन रहा है। तो एजीपी में क्या होता था, जो कॉमन रेशियो होती थी उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इसको मैं अयोटा इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अयोटा इज द कॉमन रेशियो, तो अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 अयोटा क्यूब, बन जाएगा 3 अयोटा 4, ऐसे करते करते ये बन जाएगा 99 अयोटा की पावर 100 प्लस 100 अयोटा की पावर 101, ये वाली टर्म बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो अब हाँ, तो मैंने फिर क्या किया, अब इन दोनों को क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इन सबको। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखो क्या बन रहा है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 1 माइनस एयोटा टाइम्स ऑफ एस, ये बन जाएगा अयोटा, प्लस ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा क्यूब प्लस अयोटा 4, ऐसे करते करते यहाँ पे अयोटा की पावर 100 माइनस 100 अयोटा की पावर 101, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं, 1 माइनस एयोटा टाइम्स ऑफ एस जो होता है, अब ये क्या हो गया, ये जीपी बन गया, एयोटा एयोटा स्क्वायर एयोटा क्यूब सो ऑन टू एयोटा 100। अब आप देख सकते हो इसका सम जो आएगा वो तो जीरो ही आएगा, क्योंकि अयोटा की पावर 1 से लेके अयोटा की पावर 100, तो चार कंसेक्यूटिव पावर के कितने ग्रुप बनेंगे, 25 ग्रुप बन जाएंगे ना। तो इसका सम तो डायरेक्ट जीरो लिख देते हैं, तो आ जाएगा माइनस 100 अयोटा की पावर 100 इंटू अयोटा, अयोटा की पावर 100 भी 1 होगा। चार कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ एयोटा का सम जो होता है वो जीरो होता है, इसीलिए उसको जीरो कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एयोटा टाइम्स ऑफ एस इज इक्वल टू अयोटा की पावर 100 1 होगा तो माइनस 100 अयोटा। तो ऐसा आ गया मेरे पास माइनस 100 अयोटा अपॉन 1 माइनस एयोटा। इसको हम रैशनलाइज कर देंगे किससे, 1 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एयोटा से, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 1 प्लस एयोटा से, तो उसका कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको। जैसे अगर a प्लस एयोटा भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो a माइनस एयोटा भी उसका कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। तो ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस 100 अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा, और ये टर्म आ जाएगी 1 माइनस एयोटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस एयोटा इंटू 1 माइनस एयोटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाली टर्म 2 के बराबर आ जाएगी, तो ये 2 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 50 इंटू अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, नेगेटिव अंदर लेके जाएंगे तो 1 माइनस अयोटा, तो 50 टाइम्स ऑफ 1 माइनस अयोटा इज द आंसर। देखो भाई सबको समझ आया कि नहीं समझ आया।
ऑल क्लियर कर दो भाई सब लोग, जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम और सिंपल से ऐसे सॉल्व करो। प्रॉब्लम 3 है हमारे पास। अयोटा की पावर 57, ये तो सबसे हो जाना चाहिए, करो एक बार ट्राई करो। 1 अपॉन अयोटा रेज़ टू द पावर 125। अयोटा रेज़ टू द पावर 57 प्लस 1 बाय अयोटा रेज़ टू द पावर 125। 0 आएगा इसका आंसर। हाँ बहुत बढ़िया। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अयोटा 4 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करते हैं, तो 56 4 का मल्टीपल बन जाएगा, ठीक है, इंटू अयोटा प्लस यहाँ पे भी 1 बाय अयोटा 124 इंटू अयोटा बन जाएगा। 124 भी क्या है, 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये 4 इंटू 14 बनेगा ना पावर में, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएगा, अयोटा की पावर 4 मतलब अयोटा 56 में लिख सकता हूँ 4 की पावर 14, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया अयोटा, और नीचे भी क्या बन जाएगा 1 बाय अयोटा, क्योंकि अयोटा की पावर 124 है। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं अयोटा से, तो अयोटा बाय अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर इज -1, तो अयोटा माइनस अयोटा हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था ये। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इज अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे कि भाई एडिशन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, ये बहुत सिंपल सा है, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन करेंगे। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड होते हैं, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस एटा 3, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस एटा 7, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। तो Z1 प्लस Z2 जो आएगा मेरे पास, वो आ जाएगा 5 माइनस एटा 4, ठीक है। 2 प्लस 3 इज 5, अयोटा 3 माइनस अयोटा 7 इज अयोटा 4, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो Z1 माइनस Z2 अगर मैं बोलता हूँ, तो Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस अयोटा 3 माइनस 3 माइनस अयोटा 7, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस अयोटा 3 प्लस अयोटा 7 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये ऐड करेंगे तो ये 2 प्लस 3 5 हो गया, माइनस अयोटा 4 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 माइनस डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -1, अयोटा 3 प्लस अयोटा 7 हो जाएगा, तो अयोटा 10 आ जाएगा, ठीक है। -1 प्लस अयोटा 10 आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो क्या होगा, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होते रहेंगे, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होते रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन कर लिया हमने, अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, Z1 इंटू Z2 करके देखते हैं, दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक है हमारे पास 2 प्लस एटा 3, और एक है हमारे पास 3 माइनस एटा 7,
ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप होता है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं ना, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी वाला। तो 2 × 3 6 आएगा, -2 × अयोटा 7 -14 आएगा, माइनस अयोटा 14, ठीक है, प्लस अयोटा 9 आ जाएगा, अयोटा 3 × 3, फिर माइनस अयोटा स्केयर, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर अयोटा स्केयर इज -1, तो वो प्लस हो जाएगा 21, ठीक है। तो ये टर्म क्या बनेगी, 27 माइनस अयोटा 23, तो इसके बराबर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। और नहीं, ये ऐड, ये सॉरी यहाँ पे ये गलत लिख दिया मैंने, ये वाली जो टर्म आएगी ये -14 और अयोटा 9 है ना, तो माइनस अयोटा 5 आएगी, है ना, 14 -9 होगा, ऐड तो माइनस अयोटा 14 प्लस अयोटा 9 है क्योंकि, तो माइनस अयोटा 5 होगा। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब आएंगे हम डिवीजन पे। डिवीजन मान लो मुझे Z1 डिवाइडेड बाय Z2 निकालना है। ठीक है, तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, Z1 इज से 2 प्लस अयोटा 3 और Z2 इज 3 माइनस अयोटा 7। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, जैसे हम वहाँ पे इरेशनल नंबर्स में रैशनलाइज करते थे, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इसके कॉन्जुगेट से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस अयोटा 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस अयोटा 7, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस अयोटा 7, और इधर भी डिवाइड में भी आ जाएगा 3 प्लस अयोटा 7। तो ये डिवीजन का तरीका हो गया। अब क्या होगा, 2 × 3 6 आएगा, प्लस एओटा 14 आएगा, प्लस एओटा 9 आएगा, -21 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो 3 का होल स्केयर इज 9, माइनस एओटा 7 का होल स्केयर आ जाएगा, एओटा स्केयर विच इज -1 प्लस 14 है। तो बेसिकली ए प्लस, ऐसे भी डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो, ए प्लस एओटा बी इंटू ए माइनस एओटा बी जो होता है वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे इसको भी ध्यान में रख सकते हो। तो इसके प्लस बीस के कर दिया तो 9 + 49 आ जाएगा, या जगह -15 प्लस अयोटा 23 डिवाइडेड बाय 58। देखो भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये चार चीजों में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, बड़ा इजी था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? इजी सा ये भी। ठीक है, a प्लस एओटा बी जो है ये c प्लस एओटा डी के बराबर तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू डी साइमल्टेनियसली। इसका मतलब हो गया, रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल हो सकते हैं। तो अगर जैसे हम बोलते हैं 2 प्लस एओटा 3, अगर 2 प्लस एओटा 5 लिखा हुआ है, दीज टू आर नॉट कॉम्प्लेक्स, दीज टू आर नॉट इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 और 2 तो रियल पार्ट तो बराबर हो गया बट इमेजिनरी पार्ट बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बराबर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बाकी इसमें जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रहता है ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। इसका क्या मतलब है कि Z1 प्लस Z2 हमारा Z2 प्लस Z1 के बराबर होता है, इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। ऐसे ही हमारे पास अगर अगर मैं लिख रहा हूँ Z1 Z2 Z3, ठीक है, या Z1 Z2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, Z2 Z1 के बराबर आ जाएगा, ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, एसोसिएटिव क्या होता है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 में अगर मान लो आपने Z1 Z2 को पहले ऐड करके फिर Z3 के साथ ऐड किया, एंड दिस कम्स आउट टू बी सेम एज Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो अगर ये दोनों ऐसे सेम है तो इसको एसोसिएटिव बोलते हैं।
तो अगर मान लो हमने लिखा है Z1 Z2 Z3, इसमें आपने पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर Z1 इंटू Z2 Z3 कर दिया, तो ये भी हमारा एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। समझ गए कॉमोडेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉमोडेटिव और एसोसिएटिव होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन को कॉमोडेटिव नहीं बोल सकते, क्योंकि Z1 माइनस Z2 करोगे तो वो Z2 माइनस Z1 के बराबर नहीं आएगा, उसका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके और कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। प्रॉब्लम 4, show that the polynomial x की पावर 4p x की पावर 4q प्लस 1 प्लस x की पावर 4r प्लस 2 x की पावर 4s प्लस 3 where p q r s belongs to natural number is divisible by x cube plus x square plus x plus 1। ये अब हमें प्रूव करना है। बताओ भाई क्या करें इसमें? ये चेक करना है कि ये वाली जो टर्म है ये इससे डिविजिबल है। तो क्या करना चाहिए, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। देखो क्या करना पड़ेगा, कोई भी टर्म अगर किसी टर्म को डिवाइड करती है तो उसका, जैसे अगर आपको याद होगा ना, रिमाइंडर थ्योरम होता था कि x माइनस अल्फा से अगर आप किसी भी px को अगर डिवाइड करते हो या f(x) को डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आता है वो p ऑफ अल्फा आता है। ठीक है, बट यहाँ पर ये टर्म लीनियर होनी चाहिए। तो अगर p ऑफ अल्फा 0 हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब x माइनस अल्फा उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब ये जो टर्म है इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 1 प्लस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, इसके फैक्टर बना रहा हूँ मैं जिससे हमें डिवाइड करना है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स प्लस एओटा एक्स माइनस एओटा। समझिए ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के दो रूट आएंगे, एओटा और माइनस एओटा, तो एक्स प्लस एओटा इंटू एक्स माइनस एओटा इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हमारी जो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है जिसको हमें देखना है कि डिविजिबल है कि नहीं है, वो है एक्स की पावर 4p प्लस एक्स की पावर 4q प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4r प्लस 2 प्लस एक्स की पावर 4s प्लस 3। अब अगर p ऑफ माइनस 1 निकालते हैं और अगर ये 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या है, ये जो पॉलिनोमियल है ये x प्लस 1 से डिविजिबल होगा। तो p ऑफ माइनस 1 निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 1 क्योंकि ऑड पावर है, फिर प्लस 1 माइनस 1, ये 0 आ रहा है, इसका मतलब px इज डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाय x प्लस वन। अब p ऑफ आयोटा निकालते हैं। p ऑफ आयोटा कितना आएगा, आयोटा की पावर 4p इज 1, आयोटा की पावर 4q प्लस 1 इज आयोटा, आयोटा की पावर 4r प्लस 2 इज आयोटा स्केयर, क्योंकि 4r वाली जो टर्म है वो तो 1 ही बना देगी, ये आयोटा क्यूब। तो ये पता है आयोटा स्केयर माइनस 1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, तो ये भी 0 हो गया। इसका मतलब px इज डिविजिबल बाय x माइनस आयोटा। ठीक है, ऐसे पी ऑफ माइनस एओटा निकालते हैं, तो पी ऑफ माइनस एओटा निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये माइनस एओटा आएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, माइनस एओटा का होल स्क्वायर, तो प्लस एओटा स्क्वायर हो जाएगा ये। और ये आ जाएगा माइनस एओटा का होल क्यूब, तो माइनस एओटा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब अयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, अयोटा क्यूब माइनस एओटा होता है तो प्लस एओटा, तो माइनस एओटा प्लस एओटा 0 हो जाएगा। तो पी एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस एओटा ऑल्सो। तो ये जो टर्म है इसके जो तीनों फैक्टर आए वो क्या है, एक्स प्लस एओटा, एक्स माइनस एओटा, एक्स प्लस वन। और जो एक्सप्रेशन दी हुई है वो इन तीनों फैक्टर से क्या है, डिविजिबल है। हेंस हम ये बोल सकते हैं पी एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। समझ आ गया? ज्यादा मुश्किल नहीं था, सिंपल वही रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट था इसमें। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम 4। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ चैट बॉक्स में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्व फॉर एक्स करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इनमें आपको ये पहले भी शायद मैंने बता रखा होगा कि अयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 अयोटा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो। देखो क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले लगाओ। जैसे ए पार्ट में क्या है, अयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 अयोटा इक्वल टू 0। आप ये भी कर सकते हो कि अयोटा कॉमन निकाल के 0 में भेज दिया, ऐसे भी कर सकते हैं ना, थोड़ा उससे इजी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3 अयोटा एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हैं। ये समझ आएगा कैसे किया? तो अयोटा कॉमन निकालूंगा तो, या इस इक्वेशन को आप अयोटा से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, अयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा और माइनस 2 अयोटा। ठीक है, तो सेम ही इक्वेशन है, अयोटा कॉमन निकाल के 0 में भेजने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, आप डायरेक्ट इस इक्वेशन पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे। ठीक है, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर विच इज माइनस 9। ठीक है, समझ आ गया ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर करेंगे तो 3 अयोटा का होल स्क्वायर माइनस 9 आएगा, माइनस 4ac, तो 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये वाली टर्म बन जाएगी माइनस 3 अयोटा प्लस माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आएगा, एक रूट आ जाएगा माइनस 3 अयोटा प्लस अयोटा डिवाइडेड बाई 2, और एक रूट आ जाएगा माइनस 3 अयोटा माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 अयोटा।
तो ये 2 रूट आ गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर हो गया ये प्रॉब्लम। चलो आगे देखो, एक्स के प्लस एक्स प्लस वन का तो आपको याद ही रखना है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आते हैं इसके रूट ना। तो जैसे बी पार्ट में तो एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 के रूट आएंगे आपके पास, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो एक रूट आएगा -1 प्लस एटा रूट 3/2, एक रूट आएगा -1 माइनस एटा रूट 3/2। ठीक है, ये जो प्लस वाला है इसको हम ओमेगा बोलते हैं, और ये जो माइनस वाला है इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। एक दूसरे कॉन्जुगेट होते हैं, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है और ओमेगा स्क्वायर कॉन्जुगेट ओमेगा होता है। ठीक है, तो जनरल नोटेशन ही है, बाकी एग्जाम वगैरह में वो नोटेशन को चेंज कर सकता है। तो हम और बुक्स में वगैरह में ये लिखा रहता है कि ये जो -1 प्लस एटा रूट 3/2 है ये हमारा ओमेगा है, और -1 माइनस एटा रूट 3/2 जो है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब सी पार्ट का आंसर निकालो, एक बार बताओ क्या आ रहा है। ये सेम फॉर्मूला लगाना है आप, क्वाड्रेटिक वाला। आए किसी का आंसर तो बताइए। देखो क्या करोगे, ये जो सी क्वेश्चन है हमारी, ये है 2 1 प्लस एटा एक्स स्क्वायर -4 2 माइनस एटा एक्स, ठीक है, -5 प्लस 3 एटा। ठीक है, तो इसके लिए एक्स कैसे निकालोगे, माइनस बी करोगे तो 4 टाइम्स ऑफ 2 माइनस एटा, प्लस माइनस रूट डी निकालोगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर, विच इज 4 टाइम्स ऑफ 2 माइनस एटा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, प्लस 4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एटा। 4ac करेंगे ना तो 4 इंटू ये माइनस के कारण प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 3 एटा डिवाइडेड बाई 2a, विच इज 2 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ डिवाइडेड बाई 2a, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एटा, ये टर्म बनेगी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, डी वाली टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये है 4 टाइम्स ऑफ, ये 4 टाइम्स ऑफ 2 माइनस एटा है, तो ये बन जाएगा 16 टाइम्स ऑफ 2 माइनस एटा का होल स्क्वायर, 4 प्लस एटा स्क्वायर माइनस 4 एटा, प्लस 8 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एटा इंटू दिस 5 प्लस 3 एटा प्लस 5 एटा माइनस 3, ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा एटा स्क्वायर इज -1, तो 16 इंटू 3 माइनस 4 एटा प्लस 8 इंटू 2 प्लस 8 एटा, तो बन जाएगा 48 माइनस 64 एटा। ठीक है, प्लस 16 प्लस 64 एटा, तो एटा एटा कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, 64 बन गए, तो अंडर रूट हमारे पास 8 आ जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस
4 आयोटा प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस आयोटा। तो अब एक रूट तो हमारा बन जाएगा 8 प्लस 8 वाला बन जाएगा हमारे पास 16 माइनस 4 आयोटा अपॉन 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस आयोटा। और एक रूट बन जाएगा 8 माइनस 4 आयोटा माइनस 8 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 कैंसिल करोगे तो 4 माइनस एयोटा अपॉन 1 प्लस एयोटा, इसको रैशनलाइज कर लेंगे 1 माइनस एयोटा अपॉन 1 माइनस एयोटा से, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 एयोटा, 8 कैंसिल हो गया तो माइनस एयोटा अपॉन 1 प्लस एयोटा इंटू 1 माइनस एयोटा अपॉन 1 माइनस एयोटा। ठीक है, तो x हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस एयोटा, 4 माइनस एयोटा माइनस 4 एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस एयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर विच इज -1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो एक रूट तो मेरे पास आ रहा है 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और एक रूट आ रहा है मेरे पास माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे दो आंसर्स आ गए। देखो आपको समझ आया नहीं समझ आया, कुछ नहीं था, वही नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है आपको। ठीक है, तो ये हमने इसमें आपको ये बता दिया कि भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे रियल कोफिशिएंट हो, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हो, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उसकी कोफिशिएंट है, तो आपका वही वाला फॉर्मूला लगता है जो क्वाड्रेटिक में था। आपको याद होगा जो हमने उसको डिराइव किया था, तो कंप्लीटिंग सेट से डिराइव किया था और ए बी सी लेके डिराइव किया था ना। तो उसमें चाहे रियल नंबर हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, आपका फॉर्मूला वो सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ गया प्रॉब्लम 6। if z is equal to 4 plus iota root 7, then find value of z cube minus 4z square minus 9z plus 91। इस टाइप के क्वेश्चन आपने 10th में भी किए होंगे ना, जब उसमें z इक्वल टू 4 आयोटा नहीं होता था, उसमें ऐसा हो जाएगा 4 प्लस रूट 7 है तो इसकी वैल्यू बताओ। अब यहाँ पे 4 प्लस आयोटा रूट 7 है, देखो एक बार ट्राई करके।
देखो क्या करोगे इसमें, आ रहा है किसी का आंसर -1, हाँ -1 आएगा, जोगिंद्र का आ गया। देखो z-4 को हम लिख सकते हैं अयोटा रूट 7, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब z इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा रूट 7 है, तो कौन मतलब एक इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे z, अब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा ना, तो एक टर्म आ जाएगी जो कि 0 के बराबर हो जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि z जब 4 प्लस अयोटा रूट 7 है, तो वो टर्म 0 के बराबर है। फिर ये जो गिवन टर्म है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, उसको उसमें एक्सप्रेस करेंगे। तो होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 8z प्लस 16 इज इक्वल टू -7 आ जाएगा, बिकॉज अयोटा स्क्वायर इज -1, ठीक है। तो बन गया जेड स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी चीज ये होगी कि ये जो इक्वेशन आ रही है, इसका एक रूट 4 प्लस यूटा रूट 7 होगा, दूसरा 4 माइनस यूटा रूट 7 होगा। क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करते हैं, अगर आपकी इक्वेशन के रियल कोफिशिएंट हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर्स, ठीक है। तो इसका एक रूट पक्का से क्या होगा, 4 प्लस यूटा रूट 7, और दूसरा रूट होगा 4 माइनस यूटा रूट 7, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो। चलो ठीक है, तो अभी अगर z 4 प्लस यूटा रूट 7 के बराबर है, तो हमारी ये टर्म 0 के बराबर है। तो जेड क्यूब माइनस 4z स्क्र माइनस 9z प्लस 91 जो है, उसमें जेड स्क्र माइनस 8z प्लस 23 जो है, ये 0 के बराबर है ना। तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो अब z से मल्टीप्लाई किया तो क्या टर्म बचेगी, जेड क्यूब माइनस 8z स्क्र प्लस 23z, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4z स्क्र माइनस 32z प्लस 91, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो ये आ जाएगा 4z स्क्र माइनस 32z प्लस 92 माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आ गया -1। इसका मतलब है, आपको देखो, इसको जेड क्यूब माइनस 4z स्क्र माइनस 9z प्लस 91 को आप क्या लिख सकते हो, दिस इंटू दिस प्लस दिस, तो आप लिख सकते हो जेड स्क्र माइनस 8z प्लस 23 इंटू जेड प्लस 4 -1। अब आपको ये पता है कि भाई हमें इसमें क्या करना था, या देखो अगर आप डायरेक्टली पुट करोगे तब भी हो जाएगा, बट वो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएंगी। तो जब z इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा रूट 7 में पुट करूंगा, तो ये वाली टर्म तो मेरी किसके बराबर हो जाएगी, 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो 0 -1, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -1। इजी क्वेश्चन है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को भी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अभी हो गया हमारा प्रॉब्लम 6, इजी सा था ये। प्रॉब्लम 7 पे आते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 आयोटा। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 आयोटा, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट निकालना भी आपको सीखना है, ठीक है। एक चीज जो हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे रियल नंबर्स में क्या होता था कि अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक ही नंबर आता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 ओनली, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 ओनली, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखते हैं। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो दो आते हैं, एक प्लस वाला आता है, एक और उसका नेगेटिव वाला भी आ जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर गिव्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, तो हम फॉर्मूला वगैरह याद नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने मान लिया कि भाई x प्लस योटा वाई मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 24 आयोटा के बराबर है। VC का मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए हमारे को दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये कंसिडर कर रहे हैं x, y आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो x प्लस योटा वाई जब भी मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मानता हूँ, तो उसमें x और y ऑब्वियसली क्या होंगे, रियल होंगे। तो x और y को कॉम्प्लेक्स नहीं मानना है। अब अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो x प्लस योटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 24 आयोटा आ गया। तो ये टर्म बन जाएगी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू 7 प्लस 24 आयोटा। ये बात समझ आ गई होगी। एक्स के प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस वाई स्क्र प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर। क्योंकि देखो ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर, और 2xy किसके बराबर आ गया, 24 के बराबर। तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और यहाँ से एक्स वाई मिल जाएगा हमें 12। तो अब एक्स वाई 12 है, इससे क्या पता चलेगा कि एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, और दोनों ही या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये बात तो क्लियर होगी ना। अगर मान लो एक्स वाई -12 के बराबर होता, मान लो एक्स वाई जो होता है वो -12 के बराबर होता, तो इसमें क्या होता कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, उसका यूज आएगा आपको लास्ट में लिखने में ना। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि एक्स कॉमा वाई आर ऑफ सेम साइन। क्या किया मैंने अभी तक, मैंने बस इसका होल स्क्वायर कर दिया और ये वैल्यू लिख दी। रियल पार्ट को रियल, क्योंकि एक्स और वाई रियल है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर दिया, कॉम्प्लेक्स पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई निकल जाएंगे। इसकी वाई की जगह 12/x लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 144/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो ये बन जाएगा मेरे पास x की पावर 4 एलसीएम लेने के बाद -7x स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर -16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। समझ आ रहा है, एक्स स्क्वायर -16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। तब अब आपको पता है एक्स रियल होगा तो ये वाला हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4। तो जब x +-4 होगा, तो जब x 4 होगा तो y कितना होगा हमारे पास, 3 के बराबर होगा। देख लो सेम साइन आ रहा है, x -4 होगा तो y किसके बराबर, इसमें इक्वेशन में पुट करोगे तो -3 के बराबर हो जाएगा। अब हमने क्या माना था, x प्लस आयोटा वाई इज अंडर रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा। तो अंडर रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा जो है वो किसके बराबर आएगा, 4 + आयोटा 3 या -4 + आयोटा 3। -4 - आयोटा 3 कहने का मतलब है। देखो भाई समझ आ गया कि नहीं समझ आया। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लो इसी का स्क्वायर रूट का। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ -2 आयोटा। करो बताओ क्या आ रहा है। सेम इसी तरीके से करो। हाँ, तो आप क्या करो, अब इस वाले में क्या करना है अपने को, जैसे हमने मान लिया कि सेम वैसे करेंगे, x + आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2 आयोटा। ठीक है, तो अब ये वाली टर्म होल स्क्वायर बन जाएगा तो क्या बनेगा, x स्क्वायर - y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू -2 आयोटा। तो एक तो आ जाएगा x स्क्वायर - y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और एक आ जाएगा 2xy कंपेयर करने के बाद -2।
तो एक्स वाई हमारे पास कितना आ जाएगा -1। ठीक है, अब यहाँ पे रख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई की जगह -1/x, तो 1/x स्केयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x4 इज इक्वल टू 1। तो x +-1 आ जाएगा क्योंकि हमें रियल लेना है, x और y रियल थे। तो जब x 1 होगा तो y कितना होगा, -1 होगा। बस ये नेगेटिव के लिए आपको ये क्वेश्चन बताया था, क्योंकि x और y का यहाँ पे ऑपोजिट साइन है। और जब x -1 होगा तो y आपके पास 1 होगा। तो जो अंडर रूट ऑफ -2 आयोटा आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, एक तो आ जाएगी 1। जब x 1 होगा तो y कितना होगा, -1, तो 1 माइनस एओटा, और एक आ जाएगी -1 प्लस एओटा। ठीक है, तो ये दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम 8। प्रॉब्लम 9, let z be a complex number satisfying the equation z square -3 plus iota z plus m plus 2 iota is equal to 0, where m belongs to real number. Suppose the equation has a real root. Then find the non-real root. Find the non-real root. करो एक बार ये खुद से। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। आ रहा है किसी का आंसर?
हाँ सही है, 1 + एटा आएगा। और 2, 1 + एटा सही आंसर है। उसने नॉन रियल रूट पूछा हुआ है, इसलिए आंसर 1 + एटा होगा। क्या करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, हम करते हैं लेट अल्फा बी द रियल रूट, है ना। अल्फा बी द रियल रूट मान लेते हैं। तो अगर वो अल्फा रियल रूट होगा इसी क्वेश्चन का, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसमें सेटिस्फाई करा दो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्केयर माइनस 3 + एटा टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस m + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा स्केयर माइनस 3 + एटा टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस m + 2 इज इक्वल टू 0, ये टर्म बन गई। अब क्या करो, क्योंकि अल्फा रियल है तो रियल और इमेजिनरी अलग अलग हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्केयर माइनस 3 अल्फा प्लस m, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस एटा टाइम्स ऑफ 2 - अल्फा इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि एटा कोफिशिएंट यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे -अल्फा हो रहा है। अब क्योंकि ये ऐसा बन रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, जैसे a + एटा b वाले फॉर्मेट में, जो कि 0 के बराबर है। तो अगर इक्वालिटी होल्ड करेगी तो क्या होगा, अल्फा स्केयर माइनस 3 अल्फा प्लस m को भी 0 होना पड़ेगा, एंड 2 - अल्फा को भी 0 होना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि भाई जो रियल रूट है वो हमारा किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक है, अब वहां से m की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m आ जाएगा हमारे पास 3 अल्फा माइनस अल्फा स्केयर, तो 6 - 4, तो m की वैल्यू भी 2 आ गई। ठीक है, अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जेड स्केयर माइनस 3 + एटा जेड प्लस m कितने है मेरे पास 2, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 + एटा इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट जो थे अगर हमारे z1 z2 हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 + एटा, सी बाई आता है। तो एक रूट हमें पता है 2 के बराबर है, तो दूसरा रूट हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 1 + एटा के बराबर आ जाएगा। तो दूसरा रूट हमारे पास आ जाएगा 1 + एटा। ठीक है, तो एक रूट 2 हो गया और दूसरा रूट क्या हो गया, 1 + एटा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को भी, अगर सब क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर करो। ठीक है, नेक्स्ट मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म जो हम आने वाले लेक्चर्स में यूज करेंगे। तो अगर जैसे मान लो हमने लिखा हुआ है z इज इक्वल टू a + एटा b, ठीक है, तो अब ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जिसमें a b रियल नंबर है एंड एटा इज √(-1). तो अब एक टर्म हम डिफाइन करते हैं z बार, इसको बोलते हैं z बार। ठीक है, तो ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ z, प्रोनाउंस करते हैं इसे कॉन्जुगेट ऑफ z से। तो ये किसके बराबर होता है, a - एटा b के बराबर। इसमें बस आपको क्या करना है, b की जगह -एटा घेर देना है। एटा जहां पे एटा आ रहा है वहां पे -एटा, बी की जगह नहीं, सॉरी, एटा की जगह पे -एटा लिख देना है। ठीक है, तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a + एटा b, तो उसका जो z बार होगा वो क्या होगा, b की जगह -b घेरने पर आ जाएगा। अब z का एक बार और बार लोगे, तो z बार का एक बार और बार लोगे तो क्या हो जाएगा, a - एटा b का कॉन्जुगेट होगा, तो वो आपके पास a + एटा b आ जाएगा। बस क्या करना है, कॉन्जुगेट लेते समय एटा की जगह -एटा डाल देना है, तो वो z के बराबर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, तो समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं मॉड ऑफ जेड, तो इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। अच्छा, मॉडुलस ऑफ जेड का क्या मतलब होता है, मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब होता है जेड का 0 से डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि मॉड ऑफ जेड है ना, तो इसका मतलब हो गया z - 0 लिख रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब हो गया जेड का 0 से डिस्टेंस, तो वो किसके बराबर आता है, √(a² + b² के बराबर आता है। ठीक है, तो अगर z a + एटा b है, तो मॉड z जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, √(a² + b² के बराबर आएगा। एक होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, वो हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको मेरे को वो प्लेन बताना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। तो ये दो चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी कि भाई z a + एटा b लिख रहा हूँ, तो z बार का मतलब होता है उसका कॉन्जुगेट, वो a - एटा b के बराबर होगा।
ठीक है। और जो मॉड जेड होगा वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जितनी भी रियल इक्वेशन आती है जिनके कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं, क्योंकि उनके कोफिशिएंट रियल होते हैं, जैसे मान लो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसके सारे कोफिशिएंट रियल हैं, ठीक है। अब इसके जो रूट आएंगे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में ही आएंगे, क्योंकि अगर a प्लस एटा बी में a माइनस एटा बी आप ऐड करोगे, तभी तो आपका सम जो होगा वो रियल बनेगा और प्रोडक्ट भी रियल बनेगा। प्रोडक्ट क्या होता है, m प्लस एटा बी इंटू ए माइनस एटा बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे इसके रूट निकाल के देखो, तो इसका रूट क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू है, तो ये वाली टर्म बन जाएगी वन प्लस माइनस एटा रूट थ्री बाई टू। अब इसका एक रूट क्या आ रहा है, एक रूट जो हमारा अल्फा मान लेते हैं वो आ रहा है वन प्लस एटा रूट थ्री बाई टू, तो जो बीटा आ रहा है वो किसके बराबर आएगा, वन माइनस एटा रूट थ्री बाई टू। तो कैसे एक दूसरे में कैसे चेंज हो जाएंगे, एटा की जगह माइनस एटा लिखने पे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा सब लोगों की भाई z क्या है और z बार क्या है। z a प्लस एटा बी है, तो z बार उसका कॉन्जुगेट होता है, उसको हम बोलते हैं एटा की जगह माइनस एटा लिख के आ जाएगा, तो वो आपके पास बनेगा a माइनस एटा बी। कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट लोगे तो फिर वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सेम वैसे ही हो गया जैसे वेक्टर में नहीं होता था ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, तो आपके पास जो उसका मैग्नीट्यूड आता था वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता था। तो अगर टू डायमेंशनल वेक्टर है आपके पास ए प्लस एटा बी, उसका जो मॉडुलस आएगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि अब नया टॉपिक है तो वो अभी 5-10 मिनट में कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो कल ही स्टार्ट करेंगे। कल हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सैटरडे को आपका टेस्ट है, उसकी डिटेल्स मैं आपको डाल चुका हूँ। आप पैरेलल में अभी पैकेज के क्वेश्चंस करते रहें, जिसके लिए डाउट है मुझे भेज दें। जिन बच्चों ने भेजे थे मैंने उनके सोल्यूशन करके ग्रुप में डाल दिए, ठीक है। जो और भेजेंगे उसके भी मैं डाल दूंगा आज इवनिंग तक, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो अच्छा टॉपिक है। जो नहीं समझ, जिसको नहीं समझ आया कुछ भी या कुछ प्रॉब्लम है वो मुझे कॉल कर ले या मैसेज ड्रॉप कर दे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। जय हनुमान जी करके एग्जिट करो।